हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू। हीमोफीलिया बोले तो रेयर डिसीज, इसको हम लोग रॉयल डिसीज भी कहते हैं। अब रॉयल डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, रॉयल डिसीज क्यों कहते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, बी है रोमेटिक हार्ट डिसीज, सी है डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। एंड डी है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में, एनडीए में, सीडीएस में और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इवन स्टेट पीसीएस में, एचसीएस में एंड एसएससी में भी क्वेश्चन ये आपका पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब देखिए, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्या मतलब है, अगर हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझें। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके हैंड पर या फिर लेग पर कहीं पर स्क्रैच आ गया, कट लग गया, और कट लगने के बाद आप देख रहे हो कि ब्लड आना शुरू हो गया। और जब ब्लड आता है तो हम देखते हैं बहुत ही कम समय के बाद ब्लड अपने आप से रुक जाता है, और जहाँ पर कट लगा है और या जहाँ पर स्क्रैच आया है वहाँ पर एक तरह से थिन सी लेयर हमें देखने को मिलती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोटिंग कहते हैं। हिंदी में इसको आई थिंक धक्का जमना कहते हैं, ठीक है। बट चलिए आप यहाँ पर इंग्लिश में ही समझिए, क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया डिसऑर्डर है तो उस केस में क्या होता है, हल्का सा स्क्रैच या हल्का सा कट लगता है और वहाँ से ब्लड का जो बहाव है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। मतलब ब्लीडिंग होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। और ये जो डिसऑर्डर था, ये फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था जॉन ओटो ने। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो एनसीईआरटी में डेफिनेटली आपने क्वीन विक्टोरिया का एग्जाम्पल देखा होगा, बिकॉज शी वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। उनके बाद से जो जनरेशन आई है रॉयल फैमिली की, उनमें भी ये डिसीज़ देखी गई और बहुत ही कम डिसीज़ होती है। डेट्स वाई इसको हम रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। और जेनेटिक है तो इसको हम सेक्स या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम में, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, लिस्ट वन हमें गिवन है डिसीज एंड लिस्ट सेकंड है ऑर्गेनिज्म। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। हमें देखना है कि जो लिस्ट वन में हमें डिसीज़ गिवन है और लिस्ट सेकंड में जो ऑर्गेनिज्म है, इनको हमें करेक्टली मैच करना है, ठीक है जी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लिस्ट वन में डिसीज़ है मलेरिया, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, रिंगवॉर्म। एंड लिस्ट सेकंड में ऑर्गेनिज्म फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, मलेरिया जो डिसीज़ है वो एक तरह की क्या है? प्रोटोजोआ है। पोलियो क्या है? एक तरह का वायरस, ठीक है जी। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियन डिसीज है। एंड रिंगवॉर्म क्या है? एक तरह का फंजाई है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इसको समझते हैं। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय एमटीबी। अब एमटीबी बोले तो क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है जी। और इसकी मेनली वेक्टर क्या होती है? एयर, वाटर, स्लाइवा। अब यहाँ पर स्लाइवा आ गया तो डेफिनेटली फूड, ठीक है। ये मेनली वेक्टर हैं। एंड इसका वैक्सीनेशन प्रोसेस भी चलता है। अगर किसी पर्सन को टीबी हो जाता है तो वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है? बीसीजी वैक्सीन, ठीक है जी। और इसकी बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद रिंगवॉर्म क्या है? एक तरह का फंजाई है। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइओफाइटोन। देन पोलियो बेसिकली क्या है? वायरस, ठीक है जी। पोलियो कॉज्ड बाय
एंटीरो वायरस, या ऐसे समझिए पैथोजन क्या है पोलियो का, एंटीरो वायरस, या फिर इसका पोलियो वायरस भी पैथोजन हम कंसिडर कर सकते हैं। और इसका मेनली वेक्टर क्या होता है, हॉर्स फ्लाइज, जो घर में हम देखते हैं ना मक्खियाँ घूमती रहती हैं, हॉर्स फ्लाइज, वो मेनली वेक्टर होती हैं पोलियो की। और या फिर एन बॉर्न वायरस भी इसको कंसिडर करा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए पोलियो डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को पोलियो डे होता है। और आप लोग देखते भी हैं गवर्नमेंट कैंप चलाती है 2 बूंद ज़िंदगी की, डेफिनेटली आपने सुना भी होगा, एडवर्टाइजमेंट भी चलती रहती है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो घर घर आते हैं पोलियो ड्रॉप के लिए। गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है पोलियो को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर हमें समझना होगा, अगर किसी पर्सन को पोलियो हो जाता है तो उस केस में उस पर्सन का कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो एक तो लेग्स, जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है, लेग्स एंड बैकबोन। मसल न्यूरॉन डैमेज हो जाती है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। एंड साथ साथ पैरालिसिस होने का भी खतरा रहता है। क्या रह गया, ओके, मलेरिया। अब देखिए मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है। और इसको सबसे पहले वैसे डिस्कवर्ड किया था चार्ल्स ने, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं रोनाल्ड रोज को, क्योंकि रोनाल्ड रोज ने देखा कि इसका जो मेन वेक्टर है वो है एनोफेलस, फीमेल एनोफेलस आप कंसिडर कर सकते हैं, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। ठीक है जी। और जब ये फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारी बॉडी में एंट्री होती है स्पोरोजॉइट की। बाकी बहुत ही डिटेल में टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीक हम थर्सडे अच्छे से डिस्कस करेंगे डिसीज़ वाला पार्ट, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट आप इतना समझिए कि जब फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो हमें काटता है तो उस समय स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे समझ लो। अब मलेरिया से बचने के लिए या फिर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट। ऑब्वियसली यहाँ पर हम फुल स्लीव शर्ट पहन सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स का, और पानी का जो ठहराव होता है उसको हम मतलब एक तरह से ख़त्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से। और फीमेल एनोफेलिस को एक फ़िश कंज्यूम करती है, तो इस फिश को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फीमेल एनोफेलिस को ख़त्म करने के लिए। इस फिश का नाम है गैम्बोसिया। चलिए होपफुली डेफिनेट आपको ये क्वेश्चन की जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। सेल हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किए हैं, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। सेंट्रोइल, बी है लाइसोसोम, सी है गोल्गी अपरेटस या गोल्जी अपरेटस, एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। कहाँ पर हमें डीएनए को देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी कहीं देखने को मिलता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमें डीएनए कहाँ पर देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के अलावा। ठीक है, या फिर नहीं, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने मेरा फर्स्ट सेशन देखा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन का आप बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। बट अभी के लिए हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक तरह का पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसमें एटीपी होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पावर। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड वाया मैकेनिज्म कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एटीपी है तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी। एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे ह्यूमन स्पर्म में हमें कितना देखने को मिलता है, 25। किडनी सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया कितना देखने को मिलता है, 300 से मैक्सिमम 400 के अराउंड। ठीक है जी। और लीवर सेल में 1000 और मैक्सिमम
1500, ठीक है जी। और मसल सेल में मैक्सिमम होता है 5000। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है जी। और जो गोल्जी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मैं आपको पहले लाइसोसोम समझा देता हूँ, फिर गोल्जी बॉडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइसोसोम की एक डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ पर समझिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलेटिक एंजाइम, ठीक है जी। ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है जी। एंड साथ साथ जो लाइसोसोम है ये हेल्प करता है एलिमिनेट करने में फॉरेन पार्टिकल लाइक जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस का मेनली काम क्या होता है, ये एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है सेल में, ठीक है। अब राइबोसोम में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी प्रोसेस्ड करता है, ठीक है। मतलब गोल्जी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन प्रोसेस्ड होते हैं और उसके बाद उस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर हम यहाँ पर समझें लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी का क्या मेनली रिलेशन है, जो यहाँ पर प्रोटीन प्रोसेस्ड हो रहा है गोल्जी बॉडी में, इसको पैकेजिंग करने का काम करता है लाइसोसोम, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है जी। सेंट्रल जो हमारा एक तरह का डिवीज़न होता है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, एक बार इसको देख लीजिएगा। Aluminium surface are often anodized. This means the deposit of layer of aluminium surface are often anodized. तो इसमें हम कौन सी लेयर को यूज़ करते हैं, ए है क्रोमियम ऑक्साइड, बी है निकल ऑक्साइड, सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड डी है जिंक ऑक्साइड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए कोरोजन से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर को प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। अब कैसे इसको हम समझेंगे, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, समझिए। एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद, जो एल्यूमिनियम है उसको हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिपोजिट ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है जी। एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट एंड एज अ रिजल्ट अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिपोजिट ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइज्ड बोलते हैं। जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया लिखा हुआ है, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। एनोडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम रेफर्स टू डिपोजिट ऑफ ए लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ऑन इट सरफेस। इन दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद द वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट, ठीक है जी। यही मैंने आपको बताया और इसके बाद रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक थिन लेयर के तौर पर मेटल की सरफेस पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। और ये हमें बचाती है कोरेशन से और एक इसकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है इससे। चलिए नेक्स्ट एंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, कार्बोरेडम, टंगस्टन, निक्रोम एंड कास्ट आयरन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है निक्रोम। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। निक्रोम क्या है, एक तरह का एलॉय है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स निकल एंड क्रोमियम से मिलकर बनता है, ठीक है जी। और फ्यू अदर एलिमेंट्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है जी। अब ये एक तरह का सुपीरियर प्रॉपर्टी है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी, और अगर बाकी देखें उनके पॉइंट ऑफ व्यू में निक्रोम क्या है, बेस्ट है, मतलब एक तरह से वेरी डक्टाइल है और वेरी हार्ड है, ठीक है जी। 5 के 5 क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।